कल्पना कीजिए प्राचीन यूनान की एथेंस शहर की गलियों की। यहीं लगभग 2500 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने न कोई साम्राज्य खड़ा किया, न कोई भव्य मंदिर बनवाया और न ही कोई ग्रंथ लिखा। उसका एकमात्र हथियार था सवाल। वो व्यक्ति था सोक्रेटिस। 470 ईसा पूर्व में एक मूर्तिकार के घर जन्मे सोक्रेटिस ने अपना जीवन सत्य की अथक खोज में समर्पित कर दिया। उन्होंने सिखाया नहीं बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उनकी प्रसिद्ध उक्ति थी, मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, मैं केवल उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकता हूं। उनके सवालों ने न केवल उनके समकालीनों को झकझोरा बल्कि आने वाली सदियों के लिए मानव चिंतन की नींव रखी। आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन है सोक्रेटिस के जीवन और उनके विचारों की भूल भुलैया में उतरना, खासकर उनकी उस क्रांतिकारी धारणा को समझना कि बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य नहीं है। हम देखेंगे कि क्यों उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली हैं। उनकी मूल शिक्षा का सार सरल लेकिन गहरा था। जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं। तो सोक्रेटिस की ये जो मशहूर बात है, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, मतलब कि बिना जांचा परखा जीवन जीने लायक ही नहीं है। सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, ये बहुत गहरा सवाल है। देखिए, उनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हर किसी को एक फिलोसोफर बनना है, दिन रात बस यही सोचना है। अच्छा। नहीं, उनका इशारा ज्यादा बुनियादी था। वो कह रहे थे कि भाई एक ऐसा जीवन जिसमें हम कभी रुकते ही नहीं, कभी खुद से पूछते ही नहीं कि भाई मैं हूं कौन, मेरे सिद्धांत क्या हैं, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, क्या मेरे जीवन का कोई मतलब है। अगर ये सवाल हम कभी नहीं पूछते तो वो जीवन एक तरह से अधूरा है, सतही है। उनके लिए इंसान होने का मतलब ही था सोचना, अपने अंदर झांकना। तो मतलब अगर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ही लगा हुआ है, काम, पैसा, घर, परिवार, और इन गहरी बातों पर नहीं सोचता, तो सोक्रेटिस कहेंगे कि वो पूरी तरह से जी ही नहीं रहा है। ये सुनने में थोड़ा सख्त नहीं लगता? हाँ, पहली बार सुनने में शायद लगे, लेकिन सोक्रेटिस का इरादा किसी को नीचा दिखाना नहीं था। वो तो बस जगाना चाहते थे। जगाना किस चीज से? वो देख रहे थे कि ज्यादातर लोग बस भेड़ चाल में जी रहे हैं। समाज ने जो कह दिया मान लिया, आदतें बन गई, बस उन्हीं के हिसाब से चलते जा रहे हैं बिना सवाल किए। अच्छा। सोक्रेटिस का मानना था कि असली खुशी, जिसे वो यूनानी में इदमोनिया कहते थे, मतलब एक भरपूर सार्थक जीवन, वो सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं आता। पैसा, नाम, ताकत, इनसे नहीं। तो फिर किससे आता है? वो आता है अंदर के गुणों से, सद्गुण जिसे कहते हैं, और समझ से। और ये समझ बिना खुद को जांचे परखे, बिना आत्म परीक्षण के आ ही नहीं सकती। आपने सद्गुण और समझ की बात की, तो क्या सोक्रेटिस ये मानते थे कि ये जो आत्म परीक्षण है ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है? बिल्कुल। उनका एक बहुत फेमस विचार है कि ज्ञान ही सद्गुण है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बस जानकारी इकट्ठी कर ली। हाँ, मतलब फैक्ट्स जान लिए। नहीं, यहाँ ज्ञान का मतलब है खुद का ज्ञान, अच्छाई और बुराई की असली समझ। उनका मानना था कि कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा काम नहीं करता। अगर लोग गलत करते हैं तो इसलिए कि वो अज्ञान में हैं, उन्हें पता ही नहीं कि सही क्या है, या वो जिसे सही समझ रहे हैं वो असल में गलत है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, और जब हम आत्म परीक्षण करते हैं, अपनी नीयत, अपनी इच्छाएं, अपने डर, इन सब को समझते हैं, तब हम सही गलत में ज्यादा अच्छे से फर्क कर पाते हैं। और ये समझ हमें ज्यादा न्यायप्रिय, ज्यादा साहसी, ज्यादा बैलेंस्ड बनाती है, मतलब ज्यादा सद्गुणी। तो खुद को समझना सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं है बल्कि नैतिक रूप से भी बेहतर बनाता है। लेकिन ये करें कैसे? ये आत्म परीक्षण सोक्रेटिस का क्या तरीका था? वो सोक्रेटिक मेथड जो कहते हैं, वो क्या था? हाँ, उनका तरीका बिल्कुल अनोखा था। वो कोई क्लासरूम में लेक्चर नहीं देते थे। नहीं, वो बस एथेंस के बाजार में, अगोरा में घूमते रहते थे और लोगों से बातें करने लगते थे। कोई भी हो, नेता हो, सिपाही हो, कारीगर हो, कोई नौजवान हो। अच्छा, किसी से भी? हाँ, और उनसे पूछते थे कि भाई न्याय क्या होता है, प्रेम क्या है, साहस किसे कहते हो, ऐसी बातें। लेकिन वो सिर्फ सुनकर हाँ में हाँ नहीं मिलाते थे। तो फिर क्या करते थे? वो सवाल पूछना शुरू करते थे, एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा साहस का मतलब है लड़ाई में दुश्मन के सामने डटे रहना। हाँ, आमतौर पे यही सोचते हैं लोग। तो सोक्रेटिस पूछते, अच्छा तो क्या हर हाल में डटे रहना साहस है? अगर कोई बेवकूफी में जान दे रहा हो वो भी साहस है? फिर शायद पूछते, और क्या बीमारी या गरीबी का हिम्मत से सामना करना साहस नहीं है?
ऐसे सवालों से वो सामने वाले को दिखाते थे कि उसकी अपनी जो परिभाषा है उसमें कितनी कमियां हैं, कितने विरोधाभास हैं। उनका मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि ज्ञान का उनकी नासमझी का आईना दिखाते थे। ये तो बड़ा असहज करने वाला तरीका होगा लोगों के लिए। बिल्कुल असहज था और इसीलिए बहुत लोग उनसे चिढ़ते भी थे, नाराज भी होते थे। लेकिन सोक्रेटिस का मानना था कि असली ज्ञान की तरफ पहला कदम यही है कि हम ये मान लें कि हम कितना कम जानते हैं। उनकी वो बात भी तो है, मैं बस एक चीज जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। हाँ बिल्कुल, और ये कोई झूठी विनम्रता नहीं थी, एक गहरी समझ थी। जब हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है तो हम सीखना बंद कर देते हैं, है ना? सही बात है। लेकिन जब हम अपनी अज्ञानता को मानते हैं तभी अंदर से जानने की असली इच्छा पैदा होती है, जिज्ञासा जगती है। तो ये जो सोक्रेटिक मेथड था, ये इसी जिज्ञासा को जगाने का तरीका था। एक तरह से वो विचारों को जन्म देने में मदद करते थे, जैसे दाई बच्चे के जन्म में मदद करती है। ये बढ़िया नजरिया है। मतलब ये एक डायलॉग का तरीका था जिसमें जवाब पहले से तय नहीं थे, बातचीत से ही निकलते थे। लेकिन जैसा आपने कहा, ये सबको पसंद नहीं आया होगा, खासकर उन लोगों को जो सत्ता में थे या खुद को बड़ा ज्ञानी समझते थे। बिल्कुल, और सोक्रेटिस का असर नौजवानों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। वो उन्हें सिखा रहे थे कि परंपराओं पर सवाल उठाओ, समाज की रीतियों पर सवाल उठाओ, सत्ता जो कह रही है उस पर सवाल उठाओ। और ये उस समय के एथेंस के लिए खतरनाक माना गया। हाँ देखिए, एथेंस उस वक्त पेलोपोनेशियन युद्ध हार चुका था, राजनीतिक माहौल बहुत अस्थिर था। ऐसे में कोई अगर स्थापित व्यवस्था पर सवाल उठाए तो उसे शक की नजर से देखा ही जाता था। शासकों को और जो समाज के बड़े लोग थे उनको लगा कि ये सोक्रेटिस नौजवानों को बिगाड़ रहा है, उन्हें नास्तिक बना रहा है, राज्य की जड़ें खोद रहा है। और इसीलिए उन पर वो आरोप लगाए गए कि वो देवताओं का अपमान करते हैं और युवाओं को भ्रष्ट कर रहे हैं। एक तरह से देशद्रोह जैसा ही हुआ ये तो। हाँ बिल्कुल, उन पर बाकायदा मुकदमा चला। प्लेटो ने अपने डायलॉग अपॉलॉजी में इसका पूरा ब्यौरा दिया है। सोक्रेटिस ने अपना बचाव किया, बड़े जोरदार तर्क दिए। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं किसी को भ्रष्ट नहीं कर रहा, मैं तो एथेंस के लोगों को खुद के बारे में सोचने, अच्छे गुण अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। ये तो मैं शहर की सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी तुलना एक डेंस मक्खी से की। मक्खी से? हाँ, जो एक सोए हुए घोड़े यानी एथेंस को बार बार काटकर जगाती रहती है ताकि वो सुस्त ना पड़ा रहे। उन्होंने साफ कहा कि मेरा मकसद सिर्फ सच खोजना है। लेकिन जूरी नहीं मानी। नहीं, दुर्भाग्य से जूरी ने उन्हें दोषी मान लिया। उन्हें मौका दिया गया था कि या तो देश छोड़कर चले जाएं या जुर्माना भर दें। तो उन्होंने वो क्यों नहीं चुना? जान बच जाती। सोक्रेटिस ने कहा, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं सजा क्यों मानूं? उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने जो शहर की सेवा की है उसके लिए तो मुझे इनाम मिलना चाहिए। आखिर में उन्होंने मौत की सजा कबूल कर ली। उन्हें हेमलॉक पीने का हुक्म हुआ, जो एक जहरीले पौधे का रस होता था। और उन्होंने उसे पी लिया इतनी शांति से। हाँ, उनके शिष्यों ने जो लिखा है उसके मुताबिक वो अपने आखिरी पलों में भी एकदम शांत थे। अपने दोस्तों से, शिष्यों से आत्मा अमर है या नहीं, ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे। भागने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं, उन्होंने मना कर दिया। कहा कि ऐसा करना मेरे अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ होगा, एथेंस के कानूनों के खिलाफ होगा। उनके लिए सच के साथ मरना झूठ के साथ जीने से कहीं बेहतर था। उनकी मौत भी उतनी ही असरदार हुई जितनी उनकी जिंदगी। एक मिसाल बन गई वो। आज लगभग 2500 साल बाद हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो सोक्रेटिस के एथेंस से बहुत अलग है। हमारे पास इतनी जानकारी है, टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है। क्या ऐसे में सोक्रेटिस के विचार, ये सवाल पूछना, खुद को जांचना आज भी मायने रखते हैं या शायद पहले से ज्यादा? मेरे ख्याल से तो आज इनकी अहमियत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। आप सोचिए ना, आज चारों तरफ से इंफॉर्मेशन और ओपिनियन की बारिश हो रही है हम पर। न्यूज चैनल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक। हाँ बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है एक तरह से। तो ऐसे में कैसे तय करें कि क्या सच है और क्या सिर्फ शोर? यहीं पर सोक्रेटिस की पहली सीख काम आती है। सवाल करो। हर दावे पर, हर खबर पर, हर ट्रेंडिंग चीज पर सवाल उठाना सीखना होगा। ये कहां से आ रहा है? इसका सोर्स क्या है? इसके पीछे इरादा क्या हो सकता है? कोई एजेंडा तो नहीं। मतलब आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, जिसे कहते हैं ब्लाइंड बिलीफ। ये तो आज के फेक न्यूज और इको चेम्बर वाले जमाने में बहुत ही जरूरी लगता है। हम अक्सर वही सुनते हैं, वही मानते हैं जो हमें पहले से पसंद है। बिल्कुल, सोक्रेटिक मेथड हमें अपने ही पूर्वाग्रहों पर, अपने बायस पर सवाल उठाने की चुनौती देता है। वो सिखाता है कि दूसरों की राय को एकदम से खारिज मत करो, पहले समझने की कोशिश करो, और सबसे जरूरी अपनी राय को भी क्रिटिकली देखो। और दूसरी बड़ी सीख है आत्मनिरीक्षण की। आज की जो ये भाग दौड़ वाली जिंदगी है, जहां कामयाबी अक्सर बाहर से नापी जाती है, कितना पैसा, क्या पोस्ट,
कितने फॉलोअर्स। हाँ, बाहरी चीजें ज्यादा मायने रखती दिखती हैं। ऐसे में रुककर अपने अंदर देखना और पूछना कि मेरे लिए असल में क्या जरूरी है, ये बहुत बहुत अहम हो जाता है। लेकिन ये करना आसान नहीं है। हम अक्सर बाहर की चीजों में इतने उलझे रहते हैं कि या तो वक्त नहीं मिलता या शायद डर लगता है खुद का सामना करने से। हाँ, दोनों बातें हो सकती हैं। खुद को जांचना कई बार मुश्किल होता है, असहज करता है, क्योंकि वो हमें हमारी कमियां दिखाता है, हमारे अंदर के विरोधाभास, हमारे डर सब सामने लाता है। सही है। लेकिन सोक्रेटिस के हिसाब से यही असहजता जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। जब हम अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शंस को, अपनी मान्यताओं के सोर्स को समझने लगते हैं, तभी हम उनके गुलाम होने से बचते हैं। यही तो असली आज़ादी है, बौद्धिक और भावनात्मक। फिर हम दूसरों को दोष नहीं देते, हालात को नहीं कोसते, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सोक्रेटिस का ये जो जांचा परखा जीवन है, ये एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा जिम्मेदार और आखिर में ज्यादा आजाद जीवन है? निश्चित रूप से। बिल्कुल। जब हम अपने विचारों की, अपने कामों की जांच पड़ताल करते हैं, तो हमारे फैसले ज्यादा सोचे समझे होते हैं। हम बाहरी दबाव में या बस यूं ही भावनाओं में बहकर कम फैसले लेते हैं। हम अपने मूल्यों के प्रति ज्यादा ईमानदार रहते हैं। और जैसा सोक्रेटिस ने कहा, जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं तो हम दुनिया को भी बेहतर समझ पाते हैं। दूसरों के लिए हमारे अंदर सहानुभूति बढ़ती है, क्योंकि हमें एहसास होता है कि हर कोई अपनी समझ और अपनी अज्ञानता के साथ जी रहा है। ये सब सुन के लगता है कि सोक्रेटिस की विरासत सिर्फ फिलॉसफी की मोटी मोटी किताबों में बंद नहीं है। ये तो हमारे रोज के जीवन में, हमारे सोचने के तरीके में जिंदा रह सकती है। उनका संदेश टाइमलेस है। बिल्कुल, उनका संदेश समय और संस्कृति से परे है। जब तक इंसान सोचता रहेगा, जब तक वो अपने होने का मतलब ढूंढता रहेगा, तब तक सोक्रेटिस प्रासंगिक रहेंगे। उनका जीवन और उनकी मौत भी हमें याद दिलाते हैं कि सच के लिए, अपने अंदर की आवाज के लिए खड़े होने का साहस कितना जरूरी है, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो सोक्रेटिस हमें क्या सिखा गए? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन एक मंजिल नहीं, एक निरंतर यात्रा है। खुद को जानने की, समझने की और बेहतर बनने की यात्रा। उन्होंने हमें याद दिलाया कि बाहरी दुनिया की जटिलताओं को सुलझाने से पहले हमें अपने अंदर की गुत्थियों को सुलझाना होगा। खुद को समझे बिना हम न तो दूसरों को पूरी तरह समझ सकते हैं और न ही दुनिया में अपना सार्थक स्थान बना सकते हैं। उनकी वो अमर पुकार आज भी हमारे कानों में गूंजती है, हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। The unexamined life is not worth living. बिना जांचा परखा जीवन जीने योग्य नहीं है। और शायद यही आज हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। सोक्रेटिस ने हमें आत्म परीक्षण का मार्ग दिखाया, लेकिन क्या आज के इस हाइपर कनेक्टेड, सूचना बहुल और निरंतर ध्यान भटकाने वाले युग में हम वास्तव में उस तरह का गहरा, निरंतर आत्मचिंतन करने में सक्षम हैं जैसा वो चाहते थे? या फिर उनकी ये मांग आज पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण और शायद इसीलिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका